जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 10वीं के बिहार बोर्ड के छात्र और छात्रा के लिए एसएसटी के विषय भूगोल, और इसके अंतर्गत हम लोग संसाधन पहला अध्याय को थ्योरी के बारे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग जानेंगे भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल वैसा स्वतंत्र विषय है जिसके माध्यम से पहाड़, नदियाँ, मैदानी भाग एवं स्थलाकृति पर धरातल पर पाई जाने वाली जितनी भी स्थलाकृति है, मैदानी भाग है, नदियाँ हैं, पहाड़ है, धरातल पर पाई जाने वाली जितनी भी स्थलाकृति है, आकृति है, सभी के अध्ययन को हम लोग भूगोल कहेंगे। और इस विषय के अंतर्गत आकाशीय पिंड जैसे ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे इत्यादि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। भूगोल के नामकरण, सबसे पहले भूगोल विषय के नामकरण के जानकारी हमें प्राथमिक स्तर पर प्राप्त हुई थी। यूनान के निवासियों के द्वारा सबसे पहले जानकारी दी गई थी। यूनान के निवासियों ने ही भूगोल शब्द को दिया था और अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता प्राप्त हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहते हैं और भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में दिखने वाला एक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। फिर एक प्रश्न आता है क्रमबद्ध भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल के जनक किसे कहेंगे? क्रमबद्ध भूगोल के जनक के रूप में हम लोग हमबोल्ट को जानते हैं। क्रमबद्ध भूगोल के जनक के रूप में हमबोल्ट को जाना जाता है। ये अति महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। फिर आ रहा है भूगोल पृथ्वी की स्वर्ग में दिखने वाला झलक है। पृथ्वी के भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जहाँ पर मानव का निवास स्थान होता है। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में दिखने वाला विज्ञान के रूप में भूगोल को विज्ञान भी हम कहते हैं, क्योंकि जितने भी घटना संबंधी जानकारी प्राप्त होती है भूगोल से सीखने के बाद हम भी उस पर जैसे एक्सपेरिमेंट साइंस से अध्ययन करते हैं। विश्व ग्लोब का निर्माण मार्टिन वेबहम के द्वारा किया गया था। ये अति महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखना है। फिर भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जहाँ पर मानव का निवास स्थान होता है। पहला अध्याय खंड को 10वीं के छात्र छात्रा के लिए हम लोग पढ़ेंगे। पहला अध्याय के अंतर्गत टॉपिक्स आता है भारत, संसाधन एवं उसके उपयोग। अब प्रश्न आ रहा है कि संसाधन क्या है? संसाधन से आप क्या समझते हैं? मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने दैनिक जीवन में जो भी साधन का प्रयोग करते हैं, जो भी वस्तु चीज़ को प्रयोग करते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। दूसरा प्रश्न आता है जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। जिमरमैन के अनुसार क्या संसाधन होते नहीं? संसाधन किसी भी देश की आर्थिक एवं सामाजिक मेरुदंड होता है। इस संसाधन पर ही देश का भविष्य टिका होता है। संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। संसाधन को निम्नलिखित आधार पर हम लोग बांटकर अध्ययन करते हैं। संसाधनों को हम लोग मुख्य रूप से 4 भागों आधार पर बांटकर अध्ययन कर 3 आधार में बांट के अध्ययन करते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर आता है जैव संसाधन, अजैव संसाधन। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। फिर स्वामित्व मतलब मालिकाना हक के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामूहिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में हम लोग जानते हैं। संसाधनों के प्रकार टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार में बांटकर देखा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटकर देखते हैं। पहला आता है जैव संसाधन। तो वैसा संसाधन जो हमें जैव मंडल से प्राप्त होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं, और अर्थात इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गए, पशु हो गए, धन हो गए इत्यादि। ये सब जैव संसाधन के अंतर्गत आता है। अब आता है अजैव संसाधन। वैसा संसाधन जिसमें निर्जीव वस्तुओं के समूह होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। निर्जीव वस्तु के समूह रखने वाले चीज़ को अजैव संसाधन के रूप में हम लोग जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर नवीकरणीय संसाधन जो 10वीं के बिहार बोर्ड के छात्र छात्रा के लिए अति महत्वपूर्ण है। नवीकरणीय संसाधन आप क्या, इसके अंतर्गत आप क्या समझते हैं? वैसा संसाधन जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, विद्युत,
एवं वन्य प्राणी, सौर ऊर्जा भी आते हैं, विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी इत्यादि को नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसकी रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः फिर से प्राप्त किया जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है इस प्रकार के संसाधन का विकास एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा होती है। इसमें टाइम लगता है और इस प्रक्रिया को पूरा करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसे एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन के रूप में जाना जाता है। जैसे जीवाश्म ईंधन। अब आ रहा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला हो गया व्यक्तिगत संसाधन। तो इस प्रकार के संसाधन किसी खास व्यक्ति के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र में होता है और इसके बदले सरकार को टैक्स देते हैं, अर्थात लगान देते हैं। जैसे भूखंड हो गया, बाग बगीचा हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया। ये तो कुआं, भूखंड, बाग बगीचा, तालाब किसी एक खास व्यक्ति के अंतर्गत आता है, लेकिन उसका टैक्स, लगान सरकार को वह व्यक्ति चुकाता है। तो इस प्रकार के संसाधन को हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन के रूप में सामुदायिक संसाधन, इस प्रकार के संसाधन किसी खास समुदाय के अधीन होते हैं और जिसका प्रयोग समूहों के लिए होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर हो गया, उसके बाद मस्जिद हो गया, उसके बाद सामुदायिक भवन हो गया, खेल मैदान हो गया, पिकनिक हो गया। किसी एक व्यक्ति, खास व्यक्ति के से संबंधित नहीं होते हैं, समूह के लिए बोध होता है। कोई भी व्यक्ति मंदिर में जाकर के पूजा पाठ कर सकता है, मस्जिद में जाकर के इबादत कर सकता है, सामुदायिक भवन में अपना व्यक्तित्व रख सकता है, खेल मैदान में जाकर के कोई भी व्यक्ति खेल सकता है, पिकनिक स्थल पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है, इसके लिए कोई रोक नहीं होता है। उसके बाद प्रश्न आ रहा है, फिर नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन इस प्रकार के संसाधन कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत आता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जाना जाता है। देश या किसी राष्ट्र के अंतर्गत आएगा। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इस प्रकार के संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा किया जाता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और किसी भी देश की तट रेखा का 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहेंगे, किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अब आ रहा है प्रश्न, विकास के स्तर पर संसाधन को 4 भागों में बांटकर देखा जाता है। आपसे प्रश्न किया जाएगा कि विकास के स्तर पर डेवलपिंग के आधार पर रिसोर्स को कितने टाइप्स में बांट कर देखा जाता है। आपको ध्यान रखना है 4 भागों में। तो पहला पॉइंट है संभावित संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं और जिसे उपयोग में लाने की संभावना होती है, उससे संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज हो गया, ये सब संभावित संसाधन के अंतर्गत आता है। फिर आपको ध्यान रखना है विकसित संसाधन। इस प्रकार के संसाधन का प्रयोग सर्वेक्षण के उपरांत किया जाता है, जांच पड़ताल के उपरांत किया जाता है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। भंडार संसाधन, इस प्रकार के संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसे भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे जल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यौगिक हो गया, इत्यादि आता है। विकास के आधार पर संसाधन। और संचित को संसाधन, इस प्रकार के संसाधन में भंडार संसाधन का कुछ अंश पाया जाता है, उसे संचित को संसाधन के रूप में हम लोग देखते हैं। अब संसाधन को नियोजन कैसे करेंगे, अर्थात संसाधन को बचाएंगे कैसे। संसाधन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए अति आवश्यकता होता है और भारत में ऐसे ही प्रदेश है जहाँ संसाधन संपन्न प्रदेश के रूप में जाना जाता है। जो झारखंड हो गया, झारखंड में कोयला, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। लेकिन किसी कारणवश यहाँ के लोग संसाधन का नियोजन नहीं कर पाते हैं, बचा नहीं पाते हैं, इसलिए संसाधन का विदोहन करते हैं। चूँकि संसाधन का नियोजन आने वाले पीढ़ी के उपयोग के लिए किया जाता है, उसके बचाव के लिए देखा जाता है। संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में, सभ्यता और संस्कृति को विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है। और चूँकि प्राचीन काल से ही संसाधन का संरक्षण समाज सुधारक नेताओं और चिंतकों के द्वारा किया गया, क्योंकि संसाधन अगर नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी जो भी होंगे तो वह संसाधन के बिना उसका जीवन सफल नहीं हो पाएगा, अर्थात उतना
वह सही से नहीं जी पाएंगे, सुखी संपन्न जीवन नहीं जी सकते हैं। जिसके लिए ही महात्मा गांधी के अनुसार बोला भी गया था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। पेट तो किसी भी चीज़ से हम भर सकते हैं, लेकिन भविष्य में पेट ही भरने के लिए कुछ भी नहीं है। अर्थात भविष्य में कोई व्यक्ति संसाधन का को बचाता नहीं है, संसाधन का विदोहन करता है, ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में संसाधन का विदोहन करता है। जिससे क्या होती है, आने वाली पीढ़ी के लिए हम जैसो पेट ही नहीं भर रहे हैं, जिसके कारण आने वाली पीढ़ी को बहुत दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नर्मदा बचाओ अभियान का संबंध किससे है, तो मेघा पाटेकर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन अभियान का संबंध मेघा पाटेकर से। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। 1971 ईस्वी में शमशेर के द्वारा स्मॉल इज ब्यूटीफुल थिंग लिखी गई थी, जो प्रकृति से संबंधित पुस्तक का नाम है। फिर 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन किया गया था। 1992 ईस्वी में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन किया गया था ब्राज़ील में, और इस सम्मेलन में वन संरक्षण, जैव विविधता इत्यादि पत्रों पर समझौता किया गया था, घोषणा किया गया था। आपको ध्यान रखना, क्योटो सम्मेलन, अब आ रहा है क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 ईस्वी में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन किया गया था, और जापान के क्योटो में इस सम्मेलन हुआ था, और इसमें 159 देशों ने हिस्सा लिया था। यह अति महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्राकृतिक संसाधन को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और जो है सो 10th के जितने भी वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो होगा उस पर डिस्कस हम करेंगे, और इसका बारी बारी से हम टेस्ट भी इस वीडियो प्लेलिस्ट में बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।